A very good morning, my dear children, students of 7th class. स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में हमारा आमोदनी का चैप्टर नंबर 13 तक सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इस वीडियो में मैं आज आपको लेसन नंबर 14 कराने जा रही हूँ। लेसन नंबर 14 है हमारा नशा। बच्चों, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। इस कहानी में लेखक ने ये बताया है कि हमें कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा ही इस कहानी में कुछ उन्होंने दर्शाया है कि जो एक ईश्वरी है लड़का और एक उसका दोस्त है जिसको लेखक ने स्वयं को माना है उसमें, और उसमें ईश्वरी एक बहुत बड़े घर से ताल्लुक रखता है, जमींदार का बेटा है, लेकिन लेखक ने अपने आप को बहुत गरीब परिवार से दर्शाया है। लेकिन ईश्वरी के साथ रहकर, ईश्वरी के घर जाकर लेखक के मन में भी कुछ ऐसे ही अमीरी के भाव आ जाते हैं, क्योंकि ईश्वरी वहाँ बहुत अमीर घर में रहता है, अमीर घर का बेटा है, जमींदार का बेटा है। तो वहाँ लेखक ने अपने आप को भी अमीर समझना शुरू कर दिया उसके घर जाकर। तो ऐसा ही कुछ भाव इस कहानी में है जो लेखक मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा दर्शाया गया है कि हमें कभी भी झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। ईश्वरी एक बड़े जमींदार का लड़का था और मैं गरीब क्लर्क का। मैं मीन्स लेखक, जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। हम दोनों में परस्पर बहस होती रहती थी। मैं जमींदारों की बुराई करता, उन्हें हिंसक पशु और खून चूसने वाले जोंक और वृक्षों की चोटी पर फूलने वाला बंजा कहता। अर्थात लेखक हमेशा जमींदारों की बुराई करते रहते थे। और ईश्वरी जो है वो जमींदार का लड़का था, लेकिन ईश्वरी फिर भी किसी बात का उनकी बुरा नहीं मानता था। वह जमींदारों का पक्ष लेता, पर स्वभावतः उसका पहलू कुछ कमजोर होता, क्योंकि उसके पास जमींदारों के अनुकूल कोई दलील न थी। यह कहना कि सभी मनुष्य बराबर होते, छोटे बड़े हमेशा होते रहते हैं और होते रहेंगे, लचर दलीलें थीं। किसी मनुष्य या नैतिक नियम से इस व्यवसाय का औचित्य सिद्ध करना कठिन था। मैं इस वाद विवाद की गर्मी में अक्सर तेज हो जाता और लगने वाली बात कह जाता। अर्थात क्योंकि वो हमेशा जमींदारों की बुराई करते रहते थे लेखक, तो ऐसे ही बहस में वो कुछ ना कुछ ऐसा कह जाते थे जो बुरी लग जाती थी। लेकिन ईश्वरी हार कर भी मुस्कुराता रहता था। ईश्वरी कभी बुरा नहीं मानता था उसके कहने का। मैंने उसे कभी गर्म होते नहीं देखा। शायद इसका कारण यह था कि वह अपने पक्ष की कमजोरी समझता था। नौकरों से वह सीधे मुंह बात न करता था। अमीरों में जो एक बेदर्दी और उद्दंडता थी, उसमें उसे भी प्रचुर भाग मिला था। नौकरों ने बिस्तर लगाने में जरा भी देर की, दूध जरूरत से ज्यादा गर्म या ठंडा हुआ, साइकिल अच्छी तरह साफ नहीं हुई तो वह अपने आप से बाहर हो जाता। अर्थात क्योंकि वो शुरू से ही उस परिवेश में पला हुआ था, तो नौकर अगर जरा सी भी कोताही बरतते थे अपने काम में तो ईश्वरी को गुस्सा आ जाता था। सुस्ती या बदतमीजी उसे बर्दाश्त नहीं थी, पर दोस्तों से और विशेषकर मुझसे उसका व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था। भले ही नौकरों से वो किसी तरह का व्यवहार करता था, लेकिन दोस्तों से अपने उसका व्यवहार बहुत ही अच्छा होता था। शायद उसकी जगह मैं होता तो मुझ में भी वही कठोरताएं पैदा हो जाती जो उसमें थी, क्योंकि मेरा लोक प्रेम सिद्धांत पर नहीं, निजी दशाओं पर टिका हुआ था। वह मेरी जगह होकर भी शायद अमीर ही रहता, क्योंकि वह प्रकृति से विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। क्योंकि वो बचपन से ही, जन्म से ही एक रईस घर में उसका जन्म हुआ था, इसीलिए वो बचपन से ही उसके अंदर वो भाव थे। लेकिन लेखक जो है वो एक गरीब परिवार से था, इसीलिए वो चाहे कितना भी अमीर हो जाता तो उसके अंदर वो वाली बात नहीं आती जो ईश्वरी के अंदर थी। अब की दशहरे की छुट्टियों में मैंने निश्चय किया कि घर न जाऊंगा। मेरे पास किराए के लिए रुपए न थे और मैं घर वालों को तकलीफ नहीं देना चाहता था। जानता हूँ वे मुझे जो कुछ देते हैं वह उनकी हैसियत से बहुत ज्यादा है। इसके साथ ही परीक्षा का भी ख्याल था। अभी बहुत कुछ पढ़ना बाकी था और घर जाकर कौन पढ़ता है। मीन्स लेखक, चूंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि क्लर्क का बेटा था, तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे, न जाने उसके पिताजी कैसे कैसे उसको वहां हॉस्टल में रखकर पढ़ा रहे थे। तो इस बार उसने निश्चय किया कि वो घर नहीं जाएगा, क्योंकि पैसों की तंगी थी थोड़ी, और घर जाकर वैसे भी पढ़ाई नहीं होती। बोर्डिंग हाउस में भूत की तरह अकेले पड़े रहने को जी भी नहीं चाहता था, और जब ईश्वरी उसके साथ रहता था और वो ही घर पर जा रहा था तो वो अकेला वहां रहकर क्या करता। इसलिए जब ईश्वरी ने मुझे अपने घर चलने का न्योता दिया तो मैं बिना आग्रह के राजी हो गया। ईश्वरी के साथ परीक्षा की तैयारी खूब हो जाएगी। वह अमीर होकर भी मेहनती और जहीन है। मीन्स भले ही वो कितना भी पैसे वाला है, लेकिन वो पढ़ाई में कभी भी ढील नहीं बरतता। वो हमेशा अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देता है। उसने इसके साथ ही कहा, लेकिन भाई एक बात का ख्याल रखना, अगर जमींदारी की निंदा की तो मामला बिगड़ जाएगा
और मेरे घर वालों को बुरा लगेगा। वह लोग तो आसामियों पर इसी दावे से शासन करते हैं कि ईश्वरी ने आसामियों को उनकी सेवा के लिए ही पैदा किया है। आसामी का मतलब होता है जैसे जमींदारों की जमीन जो है वो लोग, कुछ लोग रख लेते हैं गरीब लोग और उन पर पैदावार करते हैं और उसमें से आधा जमींदारों को चला जाता है और 1/3 पार्ट वो अपने पास रख लेते हैं और 1/4 पार्ट और बाकी वो जमींदारों को दे देते हैं। तो उसे आसामी कहते हैं जो उनकी जमीनों की देख रेख करते हैं। मैंने कहा, तो क्या तुम समझते हो कि मैं वहां जाकर कुछ और हो जाऊंगा? हाँ, मैं तो यही समझता हूँ। ईश्वरी ने कहा कि तुम मेरे साथ चल तो रहे हो, लेकिन मेरे घर जाकर जमींदारों की बुराई मत करना, क्योंकि वो खुद जमींदार थे, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, तुम समझते हो मैं चेंज हो जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत समझते हो। ईश्वरी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कदाचित उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। ईश्वरी ने इस बात को लेखक के ऊपर छोड़ दिया कि वो कैसा व्यवहार करेगा। अगर वह अपनी बात पर अड़ता तो मैं भी जिद पकड़ लेता। सेकंड क्लास तो क्या, मैंने कभी इंटर क्लास में भी सफर न किया था। अब लेखक और ईश्वरी दोनों वहां चलने के लिए, जहां उसका घर था लेखक का, वहां जाने के लिए रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। तो सेकंड क्लास का उसका रिजर्वेशन था ईश्वरी का। तो उसने कहा कि भाई, लेखक ने मन में सोचा कि मैंने तो कभी इंटर क्लास में भी सफर नहीं किया, ये तो सेकंड क्लास है। अब सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गाड़ी तो 9 बजे रात को आती थी, पर यात्रा के हर्ष में हम शाम को ही स्टेशन जा पहुंचे। कुछ देर इधर उधर सैर करने के बाद रिफ्रेशमेंट रूम में जाकर हम लोगों ने भोजन किया। थोड़ा बहुत कुछ खाना पीना, सोचा कि चलो कुछ खा लेते हैं। मेरी वेशभूषा और रंग ढंग से पारखी खानसामों को पहचानने में देर न लगी कि मालिक कौन है और पिछलग्गू कौन है। अर्थात वो कहना चाह रहा है लेखक यहाँ कि उसकी ईश्वरी की वेशभूषा ऐसी थी कि खानसामे जो थे, जो वहां बैरे बोलते हैं जिसको, तो उनको ये पहचानने में मिनट की देर भी नहीं लगी कि खानसाम की पिछलग्गू यानी कि पीछे पीछे फिरने वाला कौन है और असली रईस कौन है। लेकिन न जाने क्यों मुझे उसकी गुस्ताखी बुरी लग रही थी। पैसे ईश्वरी की जेब से गए। शायद मेरे पिता को जो वेतन मिलता है उससे ज्यादा इन खानसामों को इनाम इकराम में मिल जाता होगा। एक अठन्नी तो चलते समय ईश्वरी ने ही दी। फिर भी मैं उन सभी से उसी तत्परता और विनय की प्रतीक्षा करता था जिससे वे ईश्वरी की सेवा कर रहे थे। ईश्वरी के हुक्म पर सब क्या दौड़ते हैं, लेकिन मैं कोई चीज मांगता हूँ तो उतना उत्साह नहीं दिखाते। अर्थात ईश्वरी जो कुछ मांगता है तो सारे खानसामे दौड़ दौड़ कर उसकी सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन अगर लेखक कुछ कहता है तो वो लोग कोई ध्यान नहीं देते। मुझे भोजन में स्वाद न लगा। यह भेद मेरे ध्यान को संपूर्ण रूप से अपनी ओर खींचे हुए था। अर्थात लेखक को भोजन में बिल्कुल भी स्वाद नहीं आया, क्योंकि उसका सारा ध्यान ईर्ष्या से भरा हुआ था, क्योंकि खानसामे जो हैं वो ईश्वरी पर ध्यान दे रहे थे, उस पर नहीं ध्यान दे रहे थे। गाड़ी आई, हम दोनों सवार हुए। खानसामे ने ईश्वरी को सलाम किया, मेरी ओर देखा भी नहीं। ईश्वरी ने कहा, कितने तमीजदार हैं ये सब, एक हमारे नौकर हैं कि कोई काम करने का ढंग नहीं। मैंने खट्टे मन से कहा, इसी तरह अगर तुम अपने नौकरों को भी 8 आने रोज इनाम दिया करो तो इससे ज्यादा तमीजदार हो जाएंगे। तो क्या तुम समझते हो यह सब केवल इनाम के लालच में इतना अदब करते हैं? जी नहीं, कदापि नहीं। तमीज और अदब तो इनके रक्त में मिल गया, क्योंकि अगर वो तमीज नहीं दिखाएंगे भाई, उनको तो बहुत सारे ग्राहकों के साथ डील करना पड़ता है, तो तहजीब तो उन्हें दिखाना ही पड़ता है। गाड़ी चली। डाक मीन्स एक्सप्रेस ट्रेन थी। प्रयाग से चली तो प्रतापगढ़ जाकर रुकी। एक आदमी ने हमारा कमरा खोला। मैं तुरंत चिल्ला उठा, दूसरा दर्जा है, सेकंड क्लास है। यानी कि उसने सोचा कि यहाँ कोई नहीं आएगा, लेकिन सेकंड क्लास में अकेले थोड़ी सफर होता है, वो तो फर्स्ट क्लास का डिब्बा होता है। तो उसे लगा कि यहाँ कोई नहीं। उसने कहा, अरे भाई ये सेकंड क्लास है, यहाँ नहीं आना। उस मुसाफिर ने डिब्बे के अंदर आकर मेरी ओर एक विचित्र उपेक्षा की दृष्टि से देखकर कहा, जी हाँ, सेवक भी इतना समझता है। वह बीच वाली बर्थ पर बैठ गया। मुझे इतनी लज्जा आई, कह नहीं सकता, क्योंकि उसे इतनी नॉलेज नहीं थी। भोर होते होते हम लोग मुरादाबाद पहुंचे। स्टेशन पर कई आदमी हमारा स्वागत करने के लिए खड़े थे। 2 भद्र पुरुष थे, 5 बेगारों ने हमारा सामान उठाया। दोनों पीछे पीछे लग चले। एक मुसलमान था, रियासत अली, दूसरा ब्राह्मण था, रामारक। दोनों ने मेरी ओर अपरिचित नेत्रों से देखा, मानो कह रहे हो, कौवे होकर हंस के साथ कैसे। मीन्स जब वो उसके घर पहुंचे तो उसके ईश्वरी के घर से काफी लोग उसको रिसीव करने के लिए आए हुए थे, और जो लोग रिसीव करने के लिए आए थे वो घर के नौकर थे। तो उन्हें ये ऐसा लेखक को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे वो समझ रहे हो कि मालिक कौन है, और ये कौवा हंस के साथ, यानी कि ये कोई गरीब सा बंदा इसके साथ कैसे है, ईश्वरी के साथ। रियासत अली ने ईश्वर से पूछा, यह बाबू साहब क्या आपके साथ पढ़ते हैं? ईश्वरी ने जवाब दिया, हाँ, साथ पढ़ते भी हैं और रहते भी हैं।
यूं कहिए कि आप ही की बदौलत मैं इलाहाबाद में पड़ा हुआ हूँ, नहीं तो कब तक का लखनऊ चला आया होता। अब ईश्वरी ने भी लेखक के बारे में थोड़ी सी डेंगे हाँकी, यानी कि उनकी बड़ाई करनी शुरू की। मगर मैंने इनकारी जवाब दिलवा दिया। आखिरी तार तो अर्जेंट था, उसकी फीस 4 आने प्रति शब्द थी, पर यहाँ से उसका जवाब भी इनकारी ही गया। अर्थात बढ़ा चढ़ाकर लेखक के बारे में ईश्वरी ने बताया। दोनों सज्जनों ने मेरी ओर चकित नेत्रों से देखा, आतंकित हो जाने की चेष्टा करते हुए जान पड़े। रियासत अली ने अर्धशंका के स्वर में कहा, लेकिन आप बड़े सादे लिबास में रहते हैं। ईश्वरी ने शंका निवारण की, महात्मा गांधी के भक्त हैं साहब, खद्दर के सिवा और कुछ पहनते ही नहीं, पुराने सारे कपड़े जला डाले हैं। यूं कहो कि राजा हैं, 2.5 लाख सालाना की रियासत है, पर आपकी सूरत देखो तो मालूम होता है अभी अनाथालय से निकल कर आए हैं। अर्थात उसकी क्योंकि कपड़े उसकी वेशभूषा अमीरों वाली नहीं थी, तो उसके नौकरों ने ये सवाल उठाया कि भाई देखने से तो नहीं लगते। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ये जो है गांधी जी के चेले हैं, इसलिए खादी ही पहनते हैं, बिल्कुल सामान्य साधारण रूप में रहते हैं। रामाराव बोले, अमीरों का ऐसा स्वभाव बहुत कम देखने में आता है, कोई भाप भी नहीं सकता कि ये इतने बड़े अमीर हैं। रियासत अली ने समर्थन किया, आपने महाराजगंज चांगली को देखा होता तो दांतों तले उंगली दबाते। एक गाढ़े की मिर्जई और चमरौधा जूता पहने बाजार में घूमा करते थे। सुनते हैं एक बार बेगार में पकड़े गए थे और उन्होंने 10 लाख से कॉलेज खोल दिया था। यानी कि ये किसी के बारे में उन्होंने बताया, महाराज चांगली के बारे में, कि वो इतने अमीर थे कि रहते तो इतने सामान्य थे, बिल्कुल सादा सा जूता पहनते थे, सादे कपड़े पहनते थे, लेकिन बेगारी में पकड़े गए तो उन्होंने 10 लाख से स्कूल बनवा दिया, कॉलेज बनवा दिया। मैं मन में कटा जा रहा था, पर न जाने क्या बात थी कि यह सफेद झूठ उस वक्त मुझे हास्यास्पद न जान पड़ा। उसके प्रत्येक वाक्य के साथ मन में उस कल्पित वैभव के समीपतर आता जाता था। तो क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई ये इतना अमीर तो है नहीं, लेकिन ये बनने की कोशिश कर रहा है। मैं शहसवार नहीं हूँ, हाँ लड़कपन में कई बार लद्दू घोड़ों पर सवार हुआ हूँ। यहाँ देखा तो कालारास घोड़े हमारे लिए तैयार खड़े थे। मेरी तो जान ही निकल गई। सवार तो हुआ, पर बोटियां कांप रही थी, क्योंकि घोड़े पर वो कभी नहीं बैठा था, इसलिए लेखक को घोड़े पर बैठते हुए डर लग रहा था। मैंने चेहरे पर शिकन न पड़ने दिया, मतलब ऐसे शो किया कि जैसे नहीं अरे मैं तो पहले से ही बैठता चला आ रहा हूँ। घोड़े को ईश्वरी के पीछे डाल दिया। खैरियत तो यह हुई कि ईश्वरी ने घोड़ों को तेज न किया, वरना शायद मैं हाथ पैर तुड़वा कर लौटता। संभव है ईश्वरी ने समझ लिया हो कि यह कितने पानी में है, क्योंकि लेखक को लग रहा है कि शायद ईश्वरी ये बात समझ गया था कि वो किस हद तक घोड़े पर सवारी उसने की है। ईश्वरी का घर क्या था? किला था। अब वो उसके घर आ गए। लेखक और ईश्वरी दोनों जो हैं वो घर आ गए हैं ईश्वरी के। इमामबाड़े का सा फाटक, द्वार पर पहरेदार टहलता हुआ, नौकरों का कोई हिसाब ही नहीं, एक हाथी बंधा हुआ। ईश्वरी ने अपने पिता, चाचा, ताऊ आदि सबसे मेरा परिचय कराया और उसी अतिशयोक्ति के साथ ऐसी हवा बांधी कि कुछ न पूछिए, अर्थात बड़ाई की, डींगे हाँकी। नौकर चाकर ही नहीं, घर के सभी लोग मेरा सम्मान करने लगे। देहात के जमींदार लाखों का मुनाफा, मगर पुलिस कांस्टेबल को भी अफसर समझने लगे, क्योंकि वो लग रहा था कि पुलिस कांस्टेबल मतलब अपने आप को कह रहा है वो कि मैं साधारण सा पुलिस कांस्टेबल की तरह, वो मुझे एक अफसर समझ रहे हैं। कई महाशय तो मुझे हुजूर हुजूर कहने लगे। जब जरा एकांत हुआ तो मैंने ईश्वरी से कहा, तुम बड़े शैतान हो यार, मेरी मिट्टी क्यों पलीत करते हो? तो उसे इस चीज का लगा कि तुम तो मेरी हवा बांध रहे हो खाली, जबकि मैं इतना अमीर नहीं। ईश्वरी ने सुदृढ़ मुस्कान के साथ कहा, इन गधों के सामने यही चाल जरूरी थी, वरना सीधे मुंह बोलते भी नहीं। जरा देर बाद एक नाई हमारे पांव दबाने आया। कुंवर लोग स्टेशन से आए हैं, थक गए होंगे। ईश्वरी ने मेरी ओर इशारा करके कहा, पहले कुंवर साहब के पांव दबाइए। यानी कि नौकर चाकर थे पांव दबाने के लिए भी। मैं चारपाई पर लेटा हुआ था। मेरे जीवन में शायद ही ऐसा हुआ हो कि किसी ने मेरे पांव दबाए हों। मैं इसे अमीरों के चोचले, रईसों का गधापन और बड़े आदमियों की मुठमर्दी और जाने क्या क्या कहकर ईश्वरी का परिहास किया करता था, और आज मैं पोतड़ों का रईस बनने का स्वांग भर रहा था। इतने में 10 बज गए। पुरानी सभ्यता के लोग थे, नई रोशनी अभी केवल पहाड़ की चोटी तक पहुंच पाई थी। अंदर से भोजन का बुलावा आया। यानी कि नई रोशनी का मतलब है कि यहाँ नए अमीर बने थे लेखक, और अंदर से बुलावा आ गया भोजन के लिए। हम स्नान करने चले। मैं हमेशा अपनी धोती खुद छाट दिया करता हूँ, मगर यहाँ मैंने ईश्वरी की भांति अपनी धोती छोड़ दी। अपने हाथों अपनी धोती छाटते शर्म आ रही थी, क्योंकि लोग कहते अरे ये अगर इतना रईस है तो अपनी धोती खुद से बांध रहा है।
अंदर भोजन करने चले। होटल में जूते पहने मेज पर छाट दी, मतलब धो दी। उन्होंने अपनी धोती वो खुद धो के डालता था, लेकिन यहाँ तो नौकर चाकर लगे हुए थे। होटल में जूते पहने मेज पर जा डटते थे, यहाँ पांव धोना आवश्यक था। कहार पानी लिए खड़ा था। ईश्वरी ने पांव बढ़ा दिए, कहार ने उसके पांव धोए। मैंने भी पांव बढ़ा दिए, कहार ने मेरे पांव भी धोए। कहार मीन्स जो पानी भरकर लाते हैं। सोचा था वहां देहात में एकाग्र होकर खूब पढ़ेंगे, पर यहाँ सारा दिन सैर सपाटे में कट जाता था। कहीं नदी में बजरे पर सैर कर रहे हैं, कहीं मछलियों या चिड़ियों का शिकार खेल रहे हैं, कहीं पहलवानों की कुश्ती देख रहे हैं, कहीं शतरंज पर जमे हैं। ईश्वरी खूब अंडे मंगवाता और कमरे में स्टोव पर आमलेट बनाते, यानी कि दोनों मिलकर खूब बढ़िया से मौज मस्ती कर रहे थे। नहाने बैठे तो आदमी नहलाने को हाजिर, लेटे तो दो आदमी पंखा जलने को खड़े। मैं महात्मा गांधी का कुंवर चेला मशहूर था। भीतर से बाहर तक मेरी धाक थी। नाश्ते में जरा भी देर न होने पाए, कहीं कुंवर साहब नाराज ना हो जाएं, अर्थात सब काम बिल्कुल टाइम पर होना था, नहीं तो कुंवर साहब अर्थात लेखक नाराज हो जाएंगे। मैं ईश्वरी से भी ज्यादा नाजुक बन गया, या बनने पर मजबूर किया गया था। ईश्वरी अपने हाथ से बिस्तर बिछा ले, लेकिन कुंवर मेहमान अपने हाथों से बिस्तर कैसे बिछाएं, उनकी महानता में बट्टा लग जाएगा। अर्थात वो अपने आप बिस्तर बिछा लेते तो शायद उनकी महानता, उनका बड़प्पन, उनकी रईसी में कमी आ जाती। एक दिन सचमुच यही बात हो गई। ईश्वरी घर में था, शायद अपनी माता से कुछ बातचीत करने में देर हो गई। यहाँ 10 बज गए। मेरी आंखें नींद से झपक रही थी, मगर बिस्तर कैसे लगाऊं? कुंवर जो ठहरा। कोई 11:30 बजे मेहर आया, बड़ा मुंह लगा नौकर था। घर के धंधों में मेरा बिस्तर लगाने की उसे सुध न रही, अर्थात नौकर घर के और कामों में लग गया और उसे बिस्तर बिछाने की याद नहीं रही। अब जो याद आई तो भागा हुआ आया। मैंने ऐसी डांट लगाई कि उसने भी याद किया हुआ, अर्थात लेखक ने उसको डांट दिया, बड़े लोगों की तरह, पैसे वालों की तरह। ईश्वरी मेरी डांट सुनकर बाहर निकल आया और बोला, तुमने बहुत अच्छा किया, ये सब हरामखोर इसी व्यवहार के योग्य हैं। अर्थात उसने भी शो किया कि शायद ये लोग ऐसे ही इसी व्यवहार के लायक हैं। इसी तरह ईश्वरी एक दिन एक जगह दावत में गया हुआ था। शाम हो गई मगर लैंप न जला। लैंप मेज पर रखा हुआ था, दिया सलाई भी वहां थी, लेकिन ईश्वरी खुद कभी लैंप न जलाता था। फिर कुंवर साहब कैसे जलाएं? कुंवर साहब अर्थात लेखक झुंझला रहा था। समाचार पत्र आया रखा हुआ था, जी उधर लगा हुआ था, पर लैंप नदारत। दैवयोग में उसी वक्त मुंशी रियासत अली आ निकले, यानी कि भाग्य से नौकर थे वो भी, मुंशी रियासत अली, वो वहां उधर से आ गए। मैं उन पर उबल पड़ा, ऐसी फटकार लगाई कि बेचारा उल्लू हो गया। तुम लोगों को इतनी फिक्र भी नहीं कि लैंप तो जलवा दो? मालूम नहीं ऐसे कामचोर आदमियों को यहाँ कैसे गुजर होती है। मेरे यहाँ घंटे भर निर्वाह ना हो। रियासत अली ने कांपते हुए हाथों से लैंप जला दिया, अर्थात उसने अपनी डींगे यहाँ की। अगर मेरे यहाँ ऐसा होता तो 2 मिनट भी तुम नहीं रुक पाते। ठीक है। वहां एक ठाकुर अक्सर आया करता था, कुछ मनचला आदमी था, महात्मा गांधी का परम भक्त। मुझे महात्मा जी का चेला समझकर मेरा बड़ा लिहाज करता था, पर मुझसे कुछ पूछते संकोच करता था। एक दिन मुझे अकेला देखकर आया और हाथ बांधकर बोला, सरकार तो गांधी बाबा के चेले हैं, यानी कि लेखक के लिए। लोग कहते हैं कि यहाँ स्वराज हो जाएगा। स्वराज मीन्स स्वराज, अपना राज्य, अपना अधिकार, पूर्ण अधिकार, तो जमींदार ना रहेंगे। मैंने शान दिखाई, जमींदारों को रहने की जरूरत ही क्या है? यह लोग गरीबों का खून चूसने के सिवा और करते भी क्या हैं? ठाकुर ने फिर पूछा, तो क्या सरकार अब जमींदारों की जमीन छीन ली जाएगी? मैंने कहा, बहुत से लोग तो खुशी से दे देंगे, जो लोग खुशी से ना देंगे उनकी जमीन छीननी ही पड़ेगी। हम लोग तो तैयार बैठे हुए हैं, जो ही स्वराज्य होगा अपने सारे इलाके आसामियों के नाम हिबा कर देंगे, यानी कि जितने भी हमारी जमीनें हैं हम आसामियों को दे देंगे, उनके नाम लिख देंगे। मैं कुर्सी पर पांव लटकाए बैठा था। ठाकुर मेरे पांव दबाने लगा, फिर बोला, आजकल जमींदार लोग बड़ा जुल्म करते हैं सरकार। मैंने भी हुजूर अपने इलाके में थोड़ी सी जमीन दे दें तो चलकर वहीं आपकी सेवा में रहें। मैंने कहा, अभी मेरा कोई अख्तियार नहीं, लेकिन जो ही अख्तियार मिला मैं सबसे पहले तुम्हें बुलाऊंगा, तुम्हें मोटर ड्राइवरी सिखाकर अपना ड्राइवर बना लूंगा। अर्थात उसने कहा कि अभी मेरा कोई अधिकार नहीं है वहां पर, अभी तो मेरे पिताजी हैं जो करने वाले हैं, तो जैसे ही मुझे ये अधिकार मिलेगा मैं तुम्हें बुला लूंगा। सुना उस दिन ठाकुर ने खूब भंग पी और अपनी स्त्री को खूब पीटा और गांव के महाजन से लड़ने पर तैयार हो गया। छुट्टी इसी तरह समाप्त हुई और हम फिर प्रयाग चले गए। अब दोनों लेखक और ईश्वरी दोनों प्रयाग के लिए वापसी हो गई, दोनों की छुट्टी। ठाकुर तो हमारे साथ स्टेशन तक आया। मैंने भी अपना पार्ट खूब सफाई से खेला और अपनी कुबेरोचित विनय और देवत्य की मोहर हर एक हृदय पर लगा दी, अर्थात अपनी बड़ाई की, अपनी डींगे हाँकी, अमीरी की और सब में धाक जमा दी कि मैं भी एक
जन्मजात रईस हूं, अर्थात लेखक। तो चाहता था हर एक नौकर को अच्छा इनाम दूं, लेकिन वह सामर्थ्य कहाँ थी। मतलब लेखक का मन कर रहा था कि वो हर नौकर को ईश्वरी के यहाँ के कुछ इनाम देकर आए, लेकिन ऐसी औकात नहीं थी, इतने पैसे नहीं थे। वापसी टिकट था ही, केवल गाड़ी में बैठना था, पर गाड़ी आई तो ठसाठस भरी हुई। दुर्गा पूजा की छुट्टियां भोगकर सभी लोग लौट रहे थे, अर्थात काफी भीड़ थी गाड़ी में, किसी तरह रुक ना सकते थे। बड़ी मुश्किल से तीसरे दर्जे में जगह मिली। हमारे ऐश्वर्य ने वहां अपना रंग जमा लिया। मुझे उसमें बैठना बुरा लग रहा था। आए थे, आराम से लेटे लेटे जा रहे थे सिकुड़े, पहलू बदलने की भी जगह नहीं थी। अर्थात लेखक कहता है कि हम आए तो बड़े आराम से थे सेकंड क्लास में, लेकिन अब तो यहाँ करवट बदलने की भी जगह नहीं है कि हम साइड ही चेंज कर लें। तो लेखक को भी बुरा लग रहा था, क्योंकि अब उसको अमीरी की आदत पड़ गई थी, पैसे आराम की आदत पड़ गई थी। कई आदमी पढ़े लिखे भी थे। वे आपस में अंग्रेजी राज्य की तारीफ करते जा रहे थे। एक महाशय बोले, ऐसा न्याय तो किसी राज्य में नहीं देखा, छोटे बड़े सब बराबर। राजा भी किसी प्रकार अन्याय करे तो अदालत उसकी भी गर्दन दबा देती थी। एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, आप देखिए रेल के अंदर का सीन है ये, कि कोई व्यक्ति था जिसके कमर पर जो है वो गट्ठर बंधा हुआ था। एक महाशय बोले, एक आदमी जिसकी पीठ पर बड़ा सा गट्ठर बंधा था, कलकत्ता जा रहा था, कहीं गठरी रखने की जगह न मिलती थी, पीठ पर बांधे हुए था। उसने इससे बेचैन होकर बार बार द्वार पर खड़ा हो जाता, यानी कि पीठ पर वजन था तो वो परेशान होकर जो है वो ट्रेन की विंडो पर जाकर खड़ा हो जाता था। मैं द्वार के पास ही बैठा हुआ था, उसका बार बार आकर मेरे मुंह को अपनी पीठ से रगड़ना मुझे बहुत बुरा लग रहा था। लेखक को एक तो हवा यूं ही कम थी, दूसरे उस गंवार का आकर मेरे मुंह पर खड़ा हो जाना मानो मेरा गला दबाना था। मैं कुछ देर तक जब्त किए बैठा रहा। एकाएक मुझे क्रोध आ गया। मैंने उसे पकड़कर पीछे ढकेल दिया और 2 तमाचे जोर से लगा दिए, यानी कि उस व्यक्ति के लेखक ने 2 तमाचे उसके गाल पर लगा दिए। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। था वो तो जनरल डिब्बा था, उसमें तो कोई भी सफर करता, और फिर किसी को अधिकार नहीं है मारने का। उसने आंख निकालकर कहा, क्यों मारते हो बाबूजी, हमने भी किराया दिया है। मैंने उठकर 2-3 तमाचे और जड़ दिए। गाड़ी में तूफान आ गया, चारों ओर मुझ पर बौछार होने लगी, यानी कि सब लोग उसको डांटने लगे कि भाई तुमने इसको नहीं मारना चाहिए था, वो भी सफर कर रहा है, तुम भी सफर कर रहे हो, और जनरल डिब्बा है, यहां सब बैठ सकते हैं। अगर इतने नाजुक मिजाज हो तो अव्वल दर्जे में क्यों नहीं बैठे। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो तुम्हें फर्स्ट क्लास में जाकर सफर करना चाहिए था। कोई बड़ा आदमी होगा तो अपने घर का होगा, मुझे इस तरह मारते तो दिखा देता, यानी कि कोई और व्यक्ति बोला। क्या कसूर किया था बेचारे ने, गाड़ी में सांस लेने की जगह नहीं, खिड़की पर जरा सांस लेने खड़ा हो गया तो उस पर इतना क्रोध। अमीर होकर क्या आदमी अपनी इंसानियत बिल्कुल खो देता है, क्योंकि अब लेखक के ऊपर पैसे का, अमीरी का नशा सवार हो गया था, और वो इंसान को इंसान नहीं समझ रहा था, बल्कि उसको अपने अमीरी के नशे में अंधे होकर वो गरीब को इंसान नहीं समझ रहा था, इंसान की तरह नहीं देख रहा था। इसीलिए उसने उस व्यक्ति को तमाचे लगा दिए थे। यह भी अंग्रेजी राज है जिसका आप अभी बखान कर रहे थे, एक ग्रामीण बोला। दफ्तर में घुस पावत नहीं आपे इतना मिजाज। ईश्वरी ने अंग्रेजी में कहा, व्हाट एन इडियट यू आर वीर। और मेरा नशा सब कुछ अब कुछ उतरता हुआ सा मालूम हुआ। तो ईश्वरी ने उसको डांट लगाई कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, कैसे हो, तुम क्या इडियट हो जो इस तरह का बिहेवियर कर रहे हो, यहाँ तो सभी लोग इक्वल है। जबकि ईश्वरी पैसे वाला था, तब भी उसने इस तरह का व्यवहार नहीं किया। तो उसके पर लेखक के ऊपर अमीरी का तभी नया नया नशा सवार हुआ था। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर अब कंप्लीट होता है बच्चों यहाँ। और हमें इस लेसन से जो है हम ये कह सकते हैं कि हमें ये सीखना चाहिए कि कभी भी एक तो हमें झूठा दिखावा नहीं करना चाहिए, जो हम हैं हमें वही शो करना चाहिए, है ना। बढ़ चढ़कर कभी भी हमें नहीं दिखाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमें कभी भी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करना चाहिए कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई नौकर है, हम मालिक हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ ही ये लेसन हमारा कंप्लीट हो गया। और अब मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करा रही हूँ। देखिए, तो ये देखिए बच्चों, ये हमारी इसकी लेसन की सेकंड एक्सरसाइज है। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। ईश्वरी एक जमींदार का लड़का था। अमीरों में एक बेदर्दी और उदंडता होती है। उसने इस मामले को मेरे विवेक पर छोड़ दिया। सेकंड क्लास में सफर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ठीक है, अब ये हमारे करेक्ट आंसर पर हमें इसको टिक करना है। ये देखिए हमारा थर्ड एक्सरसाइज है ये। मैं एक गरीब क्लर्क का लड़का था। तो ये देखिए क्लर्क को हमने यहाँ टिक किया है। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा, गाड़ी प्रयाग से चलकर कहाँ रुकी? आगरा, कानपुर या प्रतापगढ़? तो ये है प्रतापगढ़ रुकी थी। नेक्स्ट है हमारा, देहात में सारा दिन कैसे बीतता था? पढ़ते हुए, खेलते हुए या सैर सपाटे में? तो इसका आंसर होगा सैर सपाटे में। फिर हमारा आता है, अमीर होकर क्या आदमी अपनी क्या खो देता है? गरीबी, इंसानियत या घमंड? तो यहाँ आएगा इंसानियत। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम आते हैं। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। ईश्वरी एक किसान का लड़का था, गलत वाक्य है ये, वो क्लर्क का लड़का था। नेक्स्ट है हमारा, लेखक से ईश्वरी का व्यवहार सौहार्द और नम्रता से भरा होता था, बिल्कुल सही वाक्य है। नेक्स्ट वाक्य है, प्रयाग से चली गाड़ी कानपुर जाकर रुकी, नहीं, गलत है ये, प्रतापगढ़ जाकर रुकी थी। फिर है, कहार ने लेखक के पैर भी धोए, बिल्कुल सही वाक्य है ये। यात्री आपस में अंग्रेजी राज्य की बुराई किए जा रहे थे, ये सही वाक्य है क्योंकि वो अंग्रेजी राज्य की बुराई कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। ये हमारे बुराई नहीं, यहाँ तारीफ किए जा रहे थे, बुराई नहीं कर रहे थे, वो तारीफ कर रहे थे। तो ये हमारा बच्चों गलत वाक्य है ये। ठीक है, यहाँ पर ये गलत वाक्य है। ठीक, अब नेक्स्ट पर आते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संबंधबोधक शब्द रेखांकित कीजिए। तो मेरा मित्र स्टेशन की ओर जा रहा था, तो की ओर इसमें संबंधबोधक शब्द है। मेरी अपेक्षा ईश्वरी अधिक अमीर था, तो मेरी अपेक्षा ये हमारा संबंधबोधक है। अपेक्षा इसमें संबंधबोधक शब्द है। वह दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, तो के पास संबंधबोधक शब्द है इसमें, ये हमने इसको रेखांकित कर दिया है। मैं अपने मित्र के यहाँ छुट्टियां बिताने गया, तो यहाँ के यहाँ हमारा संबंधबोधक शब्द है इस वाक्य में। तो ये हमारे एक्सरसाइज हो गई। यहाँ पर आती है हमारी, पाठ में से 5 उर्दू तथा 5 अंग्रेजी के शब्द ढूंढकर उनके अर्थ लिखिए। तो यहाँ आपको उर्दू के शब्द लिखने हैं, फिर उनका अर्थ लिखना है। यहाँ अंग्रेजी के शब्द लिखने हैं, यहाँ उनका अर्थ लिखना है। और ये हमारा बच्चों है होमवर्क है आपको, ये आपको होमवर्क में करना है। नेक्स्ट है, मुहावरों के अर्थ लिखिए। स्वांग भरना, नाटक करना, मिट्टी पलीत करना, दुर्दशा करना, रंग जमाना, प्रभाव डालना, सीधे मुंह बात न करना, अक्खड़पन से बात करना या अकड़ कर बात करना। हम यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट उस पर आते हैं हम। देखिए यहाँ क्या करना है आपको कि यहाँ मुंशी प्रेमचंद जी की 5 कृतियां लिखनी है। कृतियां यानी कि रचनाएं, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई 5 पुस्तकों के नाम लिखने हैं और यहाँ पर उनके पात्र लिखने हैं। जो भी आप पुस्तक लिखेंगे उसके पात्र यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद मैं अब आपको क्वेश्चन आंसर्स करा रही हूँ। इसके क्वेश्चन आंसर्स पर आते हैं। ये देखिए बच्चों, ये इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ हम देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेखक की आर्थिक स्थिति कैसी थी? तो यहाँ ये पढ़िए आप, देखिए ये आंसर लिखा है, लेखक एक गरीब क्लर्क का बेटा था जिसके पास मेहनत मजदूरी के सिवा और कोई जायदाद न थी। ठीक है, ये देख लीजिए आप। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ईश्वरी के घर पहुंचकर लेखक की सोच में क्या परिवर्तन आया? तो यहाँ देखिए, ईश्वरी के घर पहुंचकर लेखक की सोच में यह परिवर्तन आया कि वह स्वयं को अमीर समझने लगा और अपना व्यवहार भी अमीरों जैसा ही दिखाने लगा। जब ईश्वरी ने लेखक की अंग्रेजी में डांट लगाई तो लेखक का नशा यहाँ तक है ये आंसर, दिखाने लगा तक। ठीक है, ये आंसर यहाँ तक है, सेकंड आंसर यहाँ तक है। फिर ये हमारा थर्ड आंसर है, लेखक का नशा कब और कैसे उतरा? जब ईश्वरी ने लेखक की अंग्रेजी में डांट लगाई तो लेखक का नशा कुछ उतरता हुआ सा मालूम हुआ। ठीक है, ये यहाँ हो गया इसका थर्ड क्वेश्चन का आंसर। फिर आता है फोर्थ क्वेश्चन, लेखक को जलपान गृह में भोजन स्वादहीन क्यों लगा? लेखक को जलपान गृह में भोजन स्वादहीन इसलिए लगा क्योंकि उसका ध्यान भोजन पर नहीं था बल्कि ईश्वरी और उसके बीच किए जाने वाले भेदभाव की ओर था। ठीक है, ये आंसर हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का। अब आता है लास्ट, लेखक एवं ईश्वरी का चरित्र विवरण दीजिए। तो ये हमारा, ईश्वरी एक जमींदार घराने का लड़का था, दोनों के चरित्र का वर्णन करना है इसमें, जबकि लेखक जो है एक गरीब परिवार का लड़का था। लेखक जमींदारों की बुराई करता था लेकिन ईश्वरी जमींदारों का पक्ष लेता था, ये उसका चरित्र था, है ना। ईश्वरी का स्वभाव था कि वह नौकरों से सीधे मुंह बात नहीं करता था परंतु मित्रों से बहुत प्रेम करता था। साथ ही ईश्वरी विलासी और ऐश्वर्य प्रिय था। ये देख लीजिए यहाँ, ये आ गया ऐश्वर्य प्रिय था। ठीक, तो यहीं तक हमारे ये इसके क्वेश्चन आंसर हैं इस चैप्टर के। 5 क्वेश्चन के आंसर्स हो गए ये हमारे, देख लीजिए। और एक बार मैं आपको पूरे शो कर रही हूँ एक साथ।
इसके साथ ही बच्चों लेसन नंबर 14 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेसन मैं आपको अगली वीडियो में डालूंगी। धन्यवाद।